हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों? चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आज हमें जो गुप्तकाल है ना, जो हमने पहला एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त तक सारी चीजें पढ़ा दी थी। आज चंद्रगुप्त के बाद के जितने भी जो रूलर्स होते हैं उन सभी रूलर्स को हम पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जैसे कुमार गुप्त आएंगे, ठीक है, फिर उनके बाद स्कंद गुप्त आएंगे, फिर उसके बाद परवर्ती गुप्त, ठीक है, जो लास्ट रूलर था विष्णुगुप्त, वहां तक के आज सारे के सारे हम टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और फिर इसके बाद गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, हूण जनजाति क्या थी, सामाजिक है ना, राजनीतिक आर्थिक परिदेश, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गुप्त काल का पतन किस प्रकार से हुआ। तो ये आज का पूरा हमारे क्लास का टॉपिक है, जिसमें आज के सेशन में ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर कर दी जाएंगी। तो आई होप आप लोग तैयार हो गए होंगे। और आंसर राइटिंग की पीडीएफ डियर बस मुझे एक दिन और दे दो, क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ का लास्ट चल रहा है, तो काफ़ी सारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बोल के रखा हुआ था ना, जो मैं आपके लिए कवर करवाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट रहा था। इस कारण से फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो अब ठीक है, अब आपके लिए कवर करवा दूंगा ये चीज़, तो इसलिए मैं रुक गया था। तो अब आज कवर करवाने वाला हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो आज और कल 2 दिन, आज गुप्तकाल 2 को पूरा कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद हमें कवर करना है कल के दिन जो हूण आक्रमण होता है, परवर्ती गुप्त थे, वाकाटक वगैरह, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे कल वाले क्लास में। ओके, तो पीडीएफ तो सभी को मिल ही गया था, ये वाला मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों के लिए। अच्छा, ये वाला नहीं दिया था, इसके पहले वाला दिया था। यहाँ से पीडीएफ देना शुरू करना है, ठीक है, मिल जाएंगे आपके लिए। प्लस ग्रुप है ना, उस पर मैं आपको भेज दूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है डियर कि जो अनअकैडमी ने पहली बार एक ऑफर निकाला है जिसमें 52% तक आपको डिस्काउंट है। लगभग आधी कीमत में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने फ्री है। और कॉस्ट आप देखोगे तो वो वही है जो पहले 1 डेढ़ साल पहले हुआ करता था। ठीक है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 8,400 में, 2 साल का सब्सक्रिप्शन वो भी 12,900 में। पर ये 2 साल नहीं होगा, ये 2.5 साल होगा, क्योंकि 6 महीने आपको फ्री मिल रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन का फायदा केवल आप मेरे कोड पर ही ले सकते हो, जो कि है ADYT। इस कोड का फायदा उठाओ और सब्सक्रिप्शन करो। MPSI में भी 36% तक का डिस्काउंट है। फिर आप हमारे जितनी भी जो हमारे कहते हैं ना, जो कोर्सेज नए नए बैच कोर्सेज शुरू हुए आप इनको देख सकते हो। जैसे कि एक विजय पथ हमारा एजुकेटर्स के एक डुअल सेशंस होते हैं। इनके अलावा बहुत सारे हमारे बैच कोर्सेज हैं, उनको आप अटेन कर सकते हो। उनमें जो पीडीएफ मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एजुकेटर्स से बात करने का, रेज योर हैंड, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 की मेंटरशिप होती है, आपकी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए यहाँ पर एजुकेटर्स होते हैं। और इसके साथ साथ जो नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, सबसे पहले तो एक कोर्स हुआ है MP फॉरेस्ट का, जिसमें 4 महीने में आपको पूरा फॉरेस्ट कवर कराया जाएगा। एक विजय पथ हुआ जिसमें 2 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप फर्स्ट ईयर वगैरह में है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मेंस ओरिएंटेड एक 4 मंथ का बैच है, जिसमें सारे एजुकेटर्स 4 महीने में आपको पूरा मेंस कवर करवा के देंगे। और एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्री प्लस मेंस जो आगे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो इन कोर्सेज को एनरोल करो, फिर मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। ये आज की स्पेशल क्लासेस का टॉपिक है। तो डियर, एक क्लास सुबह 8 बजे मैंने आपकी कर ही दी है, और बाकी की स्पेशल क्लासेस आज होने वाली हैं, तो मैं उनका टाइमिंग आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि पांचों यूनिट्स एक साथ चल रही हैं। अभी तक कहीं भी यूट्यूब या किसी पे जगह ये सारी चीजें फैसिलिटीज नहीं मिली है कि जहां पर लोग पांचों यूनिट एक साथ कवर करवाएं। पांचों यूनिट 1 2 3 4 5। एंशियंट हिस्ट्री 1 बजे होती है, जिसमें आप अटेंड कर रहे हो आप मेरे साथ। मेडाइवल रात को 9 बजे हो रही है, मॉडर्न 11 बजे हो रही है। और ये वाला सेशन जो है 4 वाला, ये 8 अगस्त से शुरू होगा, और स्पेशल पर हम करेंगे यूनिट 5। सो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ये सारी चीजें कर रहा हूँ अभी। हालांकि यूनिट 5 बस नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही चल रही है। इसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वर्धन तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस 4 क्लासेस और बची है। कल की क्लास जोड़ लो तो 5 क्लास, पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर। इधर देखोगे मेडाइवल में तो हम बाबर तक आ चुके हैं, बस आपकी गिनी चुनी यहाँ पर 12 अगस्त तक की क्लासेस बची हैं, और ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट, ठीक है। और मॉडर्न की क्लासेस 23 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन सेशंस को उठाओ। आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखा हुआ है, स्पेशल डे। तो इसमें हम सुबह 8 बजे, आज मैंने आपको लगभग 147 के आसपास एमसीक्यूज 3 मार्कर्स करवाए थे। अभी एक और क्लास है हमारी 4 बजे, जिसमें लगभग मैं 150 3 मार्कर्स करवाने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के साथ ही आपको पीडीएफ यहाँ पर
बाकी की क्लासेस में अवेलेबल होंगे, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 10, यूनिट 4। तो ये आपकी क्लासेस हैं। तो यूनिट 4 की क्लास रात को 10 बजे रहेगा, 3 की क्लास शाम को 7 बजे है, तो विद सॉल्यूशन के साथ इनकी पीडीएफ रहेंगी। और सुबह 8 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 5 की भी लगभग 100-125 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास की भी पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आज रात तक आपको अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से स्पेशल डे आज कर रहा हूं। और कल आपका ज्योग्राफी का रहेगा, तो लगभग कल 3 से 4 यूनिट्स में आपकी ज्योग्राफी की करवाऊंगा। टाइमिंग्स यही रहेंगे, कल भी आपके टाइमिंग ये रहेंगे। और ज्योग्राफी के 500 के आसपास एमसीक्यूज आपके कल कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ओके, सो ये मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लेना। और अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितना 52% का डिस्काउंट है। ठीक है, और अगर आप 1 अगस्त के समय लोगे तो फिर ये डिस्काउंट 10% हो जाएगा। कोड याद रखना है ADYT। चलो भाई, बताते हैं आज की क्लास के बारे में। तो ये शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ थी, ये आपको ऑलरेडी अभी दिखाई गई है पर अभी दी नहीं गई है, क्योंकि इसको हम प्लस ग्रुप पर आपको अवेलेबल कराएंगे। आइए चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक है जिसमें हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक तो पढ़ ही लिया था। आज हमें पढ़ना है कुमारगुप्त के बारे में। फिर कुमारगुप्त के बाद हम स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक कवर हो चुका था। आज हमें पढ़ना है कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। ओके, ये रहा आपका कुमारगुप्त वाला पोर्शन। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, विजिबल होगा आपके लिए। ओके चलो, सो कुमारगुप्त कौन थे? इन्होंने साम्राज्य में विस्तार किया कि पुराने साम्राज्य को ही पता नहीं इनके समय से शुरू होने लगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुमारगुप्त के बारे में सुनना है। तो सबसे पहले याद रखिए डियर कि इनके जो पिताजी थे, ठीक है, कुमारगुप्त के, वो थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कुमारगुप्त के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करके दिया गया था। और कुमारगुप्त की जो खुद ही यहाँ पर शादी हुई थी, ये भी इन्होंने कहाँ पर शादी की थी? ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे। खुद भी नागवंश में शादी की थी कुमार नागा से। इसके बाद इनकी जो बेटी थी, ठीक है, जो प्रभावती थी, उसकी भी वाकाटक के यहाँ पर शादी कर दी गई थी। और इन्होंने कुमारगुप्त की शादी कदम्ब राज्य में की थी। कदम्ब राज्य बेसिकली अगर देखा जाए तो कुंतल राज्य, जो कि कर्नाटक के हिस्से में था, वहां पर इन्होंने कुमारगुप्त की शादी की थी। ठीक है, तो काफी बड़ा एम्पायर था, कुमारगुप्त को अपने पिताजी के थ्रू यहाँ पर मिला था। तो कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि कुमारगुप्त छोटे बेटे थे। कुमारगुप्त से बड़ा एक और बेटा था जिसका नाम था गोविंद गुप्त। तो गोविंद गुप्त को गद्दी पर बिठाला जा रहा था, पर किसी कारणवश उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो गोविंद गुप्त नहीं बैठते हैं गद्दी पर, उनके बाद कुमारगुप्त यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं। और गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि उनके द्वारा यहाँ पर धारण की गई। अब गुप्त काल में अगर सबसे ज्यादा अभिलेख और सबसे ज्यादा मोहरें अगर हमें प्राप्त हुई हैं तो वो केवल और केवल कुमारगुप्त की हुई हैं। ठीक है, चाहे यूपी में भिलसाल एरिया, भिलसार जो जगह है वो एरिया हो, राजस्थान से लगभग 250-300 मुद्राओं की बात करें, या फिर यहाँ पर हम किसी गुप्त शासकों की वंशावली की बात करें, वो सारी की सारी चीजें हमें कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पर जो कहते ना, जो अभिलेख, ठीक है, उत्कीर्ण किए गए हैं या फिर जो साक्ष्य हमारे लिए प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे कुमारगुप्त के समय के ही थे। अब कुमारगुप्त के समय पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, इस चीज को हमें पढ़ना जरूरी है। तो उसके पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं कि अगर जब हम कभी कुमारगुप्त पढ़ रहे होते हैं तो या किसी भी रूलर को पढ़ते हैं तो हमें 3-4 चीजें पढ़ना पड़ता है, जहां से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल डाटा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि कुमारगुप्त के समय, ठीक है, किस भगवान की पूजा होने लगी, हूण का आक्रमण किसके समय हुआ, फैक्चुअल डाटा। जब मेंस पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले व्यक्ति का परिचय पढ़ा जाता है, क्योंकि पॉसिबली क्वेश्चन आपसे ऐसा दिया जा सकता है कि कुमारगुप्त का परिचयात्मक वर्णन कीजिए। तो परिचय पढ़ते हैं। फिर क्या उस शासक ने किसी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार किया है या नहीं किया है। अब जैसे कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के समय पर हूण के आक्रमण होना शुरू होते हैं, ठीक है, इसके समय पर तोरमण का आक्रमण होगा, ठीक है, फिर उसके बेटे मिहिर कुल का आक्रमण होगा इसके बेटे के पास स्कंदगुप्त के समय पे, ठीक है। तो क्या इसने कोई साम्राज्य विस्तार किया या नहीं किया, दूसरी चीज ये पढ़ते हैं। फिर इसने कितने युद्ध किए,
क्योंकि साम्राज्य विस्तार दो तरह से होता है, एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी हम साम्राज्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी हम साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जैसे कि किसने किया था, बिंबिसार ने किया था, दहेज में काशी मिल गया था ना उसको, तो साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो एक तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू साम्राज्य विस्तार होता है, दूसरा युद्ध करके होता है, या आप किसी भी जनपद या किसी भी एक राज्य के ऊपर आप अटैक करो और अटैक करने के बाद उसको आप कैप्चर कर लो, तो एक इस तरह से भी साम्राज्य विस्तार होता है। तो साम्राज्य विस्तार हम दो तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हो गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जाती है उस शासक के बारे में कि वो सहिष्णुता, मतलब उसका दूसरे धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, या उस समय की धार्मिक नीतियां क्या रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले कुमारगुप्त का एक परिचयात्मक वर्णन आपको देता हूं। तो ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके ये बेटे हुआ करते थे। इन्होंने 413 से लेकर लगभग 455 तक, 13 से लेकर 55 तक, इतने लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया था कुमारगुप्त ने। अब बात करें इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो डियर पिताजी से ही इनको छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा साम्राज्य इनको यहाँ पर हासिल हुआ था। ऊपर में अगर कैलाश पर्वत से देखें तो दक्षिण में विंध्य तक, विंध्य श्रेणी तक, मतलब ऊपर में कहां से, कैलाश पर्वत से लेकर विंध्य श्रेणी तक, ये इनका साम्राज्य है। फिर इसके बाद इनकी ससुराल पक्ष आ जाएगी, क्योंकि इनकी शादी कर्नाटक के कुंतल प्रदेश में हुई थी, तो वो भी इन्हीं के साम्राज्य में मान के चलो, या फिर इनके मतलब कहते ना कोई दूसरा शासक नहीं कि वहां पर उस समय लड़ाई हो। ओके, तो कैलाश पर्वत, अब कैलाश पर्वत पे थे तभी तो विदेशी जातियों ने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अगर भारत के कोई पेनिनसुलर या बीच वाले हिस्से में होते ना तो होता ही नहीं। तो कैलाश पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक का आप हिस्सा देख लो। पूर्व से अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो बंगाल से, तो बंगाल में जो हमारा अरब वाला सागर है वहां से लेकर पश्चिम में पहुंच जाओ तो गुजरात के हिस्से तक, मतलब आज के टाइम का जो पूरा का पूरा इंडिया है। हाँ, बस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा छोड़ दो, त्रिपुरा असम वगैरह का हिस्सा उसको छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हिस्सा था वो कुमारगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो मंदसौर से अभिलेख मिला है, बिलसार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो मुद्राएं अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं, लगभग 400-500 मुद्राएं, वो इस चीज की पुष्टि करती हैं कि कुमारगुप्त का साम्राज्य इतना बड़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद इसने जो धार्मिक अनुष्ठान किए, जैसे कुमारगुप्त के टाइम पे भी अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर करवाए गए थे, इसका आयोजन भी यहाँ पर हुआ था, तो इस बात की भी हमें जानकारी मिलती है। लिखित साक्ष्य कि कुमारगुप्त के समय पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस चीज की पुष्टि करती हैं कि कुमारगुप्त का जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा यहाँ पर हुआ करता था। अब बात करें इसके युद्ध के समय कि तो क्या कुमारगुप्त ने कोई ना कोई युद्ध किए हैं, तो जी हाँ डियर, इसने युद्ध भी किए हैं और उन युद्धों के साथ साथ इसने उनके ऊपर विजय भी प्राप्त की है। तो एक जनजाति थी जिसको पुष्पमित्र कहा जाता था, तो एक हमारा भीतरी स्तंभलेख है, ठीक है, जो इसके बेटे स्कंदगुप्त का था, उसमें बताया गया है कि कुमारगुप्त ने, ठीक है, पुष्पमित्रों को हराया था। ठीक है, और इस जीत का जो नेतृत्व करता था वो इसका बेटा स्कंदगुप्त था। तो इसने अपने बेटे को स्कंदगुप्त को पुष्पमित्रों का जो आक्रमण हुआ था उसको डिफीट करने के लिए भेजा था, और इसका बेटा इतना पराक्रमी था कि इसने उसको डिफीट भी किया था। ठीक है, तो ये इसका एक पहली विजय हो गई। दूसरी विजय ये हो गई कि इसका विंध्य तक तो क्षेत्र था। अब विंध्य के दक्षिण में कौन सी नदी आती है, नर्मदा नदी आती है, फिर उसके बाद सतपुड़ा आता है, फिर ताप्ती नदी आती है। यही है ना, पूरा क्वेश्चन भी आया था ना आपसे प्रीलिम्स में कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो विंध्य और सतपुड़ा। तो विंध्य तक तो इसका साम्राज्य था। इसने विंध्य पर्वत को क्रॉस करके आगे जाकर नर्मदा नदी के को भी पार करके वहां पर भी अटैक किया हुआ था। मतलब कि अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए इसने दक्षिण के भी अभियान किए थे। तो ऐसा हमारे लिए व्याघ्रवृत्त का एक अभिलेख है, उससे इस बारे में पुष्टि होती है कि कुमारगुप्त ने दक्षिण में भी जो आटविक प्रदेश है, ठीक है, आटविक प्रदेश मतलब वही जो जबलपुर कटनी वाला जो जनजातीय क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र को भी फिर से पुनः जीतने की कोशिश की थी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर वो क्षेत्र तो ऑलरेडी समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिए गए थे, क्योंकि जब हम समुद्रगुप्त की विजय पढ़ते हैं तो उसमें हम आटविक प्रदेशों की विजय भी पढ़ते हैं, जो जबलपुर कटनी बालाघाट का हिस्सा था, तो वो तो वैसे ही इनके साम्राज्य में शामिल था। तो कुमारगुप्त को क्यों वहां पर अटैक करने की दोबारा जरूरत पड़ी? मेरे भाई, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया हुआ था कि जब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि दक्षिण के जितने भी विजित प्रदेश थे उसके,
मतलब समुद्रगुप्त ने दक्षिण के जितने भी प्रदेशों को जीता था वहां पर उसने किस पॉलिसी का या किस नीति का अनुसरण किया था, ठीक है, महामोक्षानुग्रह। महामोक्षानुग्रह का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र को जीतना और जीतने के बाद वहां उस क्षेत्र को छोड़ देना और जहां पर जो राजा था उसी राजा को बिठा लेना, अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करना। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त ने किया था कि उन राजा के अनुग्रह करने पर उसने उन सभी राजाओं को, दक्षिण के जो 9-10 राजा थे, उनको स्वतंत्र कर दिया था कि हाँ, क्षेत्र तो आपका जीता हुआ है, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे अधीन हो, मैं अधीन कभी भी कर सकता हूं साम्राज्य में शामिल। पर उसने नहीं किया था। फिर कुमारगुप्त के समय विद्रोह होना शुरू हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि कुमारगुप्त के दादाजी थे ना समुद्रगुप्त यहाँ पे, तो इसी कारण से फिर इसने दक्षिण के अभियान किए। तो जो यहाँ पे विद्रोह हो रहे थे उन सभी विद्रोहों को फिर इसने क्या किया, कम करने की कोशिश की और सप्रेस्ड करने की कोशिश की। तो ये कुमारगुप्त का परिचय दिया मैंने, कुमारगुप्त का साम्राज्य विस्तार बताया और कुमारगुप्त की मैंने क्या बताई आपको यहाँ पर कुछ विजय अभियान बताए। अब बात करते हैं धार्मिक रूप से कुमारगुप्त यहाँ पर कैसा था। तो दिया धार्मिक रूप से देखा जाए तो कुमारगुप्त सहिष्णु था, मतलब कि हर धर्म को मानने वाला था। वैसे देखा जाए तो ये तो शिव धर्म को मानता था, क्योंकि इसने कार्तिकेय, जो शिव भगवान के बेटे थे ना कार्तिकेय और गणेश जी, तो उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। और गुप्त वंश का जो साइन होता था उस समय, हर एक वंश का एक अपना मोनो होता है, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया था, मोर को, मयूर को अपना उस समय साइन घोषित करा था। किसका, ठीक है, उस समय के राजवंश का। तो इससे पता चलता है कि ये शिव धर्म का काफी बड़ा अनुयायी था और इसने अपने टाइम पीरियड पर कार्तिकेय, सूर्य, है ना, बुद्ध भगवान, जैन भगवान, इन सभी धर्मों के लिए भी उपासक जो इसके टाइम पीरियड पर थे, इनको भी किसी रोक टोक नहीं की, पर खुद शिव धर्म को मानता था। इसके टाइम पे जितनी भी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, भिलसाड़ से हो, राजस्थान से हो, उन सभी मुद्राओं में कार्तिकेय भगवान के, ठीक है, चित्र बना हुआ है, जो कि मोर पर यहाँ पर बैठे हुए। तो ये कुछ प्रमाण चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि कुमारगुप्त शिव भक्त था, ठीक है, और कार्तिकेय भगवान को सबसे ज्यादा यहाँ पर माना करता था। तो केवल इतना ही नहीं है, कार्तिक भगवान के संबंधित सारी चीजें प्राप्त हुई हो, बुद्ध काल की भी बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं ना, ठीक है, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, राजनीतिक तौर पर जनता खुशी रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। तो अगर केवल शिव धर्म का ही प्रचार हो रहा होता तो बाकी धर्मों का तो पतन हो जाता ना, नहीं। तो बौद्ध धर्म की भी काफी सारी जो मूर्तियां हैं, ठीक है, जैसे कि बताऊं नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को इसने दान दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय किस किस पाठ को पढ़ाया जाता था, तो वेदों से ज्यादा उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को इसने दान देने का यहाँ पर काम किया था। कुछ बौद्ध विहार हैं जिनका निर्माण इसने गया में उस समय यहाँ पर करवाया हुआ था। और कुछ चीजों के और बारे में पता चलता है कि इसने सूर्य भगवान की भी कुछ मूर्तियों की स्थापना इसने की हुई थी, ठीक है। 10पुर अभिलेख से भी इस चीज के बारे में पुष्टि होती है। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु यहाँ पर था, ठीक है। तो अब कुमारगुप्त के बारे में अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, इसके विजय अभियान के बारे में, या फिर इससे वो अगर आपसे पूछता है कि इसका परिचय दो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि कुमारगुप्त क्या था क्या नहीं था। अब शुरुआत होती है कहानी स्कंदगुप्त के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कुमारगुप्त के बारे में बताया ना, इसी तरह से आपको स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कि यार कुमारगुप्त का बेटा ही स्कंदगुप्त था। तो कुमारगुप्त की डेथ के बाद 455 में, ठीक है, ये गद्दी पर बैठा। तो अपने पिता की तरह इसने इतना लंबा शासन नहीं किया, ठीक है, केवल 12 साल ही शासन कर पाया, क्योंकि पिताजी इतने लंबे समय तक शासन कर रहे थे तो इसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। तो लगभग 455 में ये गद्दी पर बैठा और 467 तक इसने यहाँ पर शासन किया। इसके पराक्रम की जानकारी हमारे लिए भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसने कहाँ कहाँ इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी स्कंदगुप्त के बारे में, तो भीतरी स्तंभ लेख है, वो हमें कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है। आइए अब स्कंदगुप्त कौन थे इनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त का आई थिंक यहाँ पे ऐड नहीं है, लिखा है ये। स्कंदगुप्त कौन थे, क्या किया है इन्होंने, देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्कंदगुप्त का वर्णन, ओके, ये स्कंदगुप्त के बारे में है। तो सबसे पहला हूणों पर, ठीक है, हूणों पर सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है, एक चीज तो ये हुआ। दूसरा, साम्राज्य काठियावाड़ से बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी। सबसे पहले ये चीज भी समझ लो कि ये हूण थे, जो थे कौन, हूण क्या थे,
डियर, एक हूण जो थे ना वो एक विदेशी जनजाति हुआ करती थी जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। तो स्कंदगुप्त के समय तक तो वो दबे रहे। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय तक मतलब आक्रमण होना तो कुमारगुप्त के समय से चालू हो गया था हूणों का, पर कुमारगुप्त ने और इसके बेटे स्कंदगुप्त ने उन सभी को हरा दिया, उन सभी को डिफीट कर दिया हूणों ने भी। ठीक है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। पर स्कंदगुप्त के बाद जो बाकी के जो परवर्ती गुप्त आते हैं, जैसे स्कंदगुप्त का तो कोई बेटा था नहीं, उसके बाद कौन बैठता है? ठीक है, कुमारगुप्त का फर्स्ट का बेटा, कुमारगुप्त गद्दी पर बैठेगा, कुमारगुप्त का बेटा पुरुगुप्त गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, ये आता है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का कोई संतान नहीं होती है। तो जब मैं आपको परवर्ती गुप्त पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज बताऊंगा। तो हुआ क्या था कि स्कंदगुप्त के समय पर भी काफी सारे ऐसे आक्रमण यहाँ पर हो रहे थे। तो पुष्यमित्रों का आक्रमण इसके टाइम पीरियड पर हुआ, इसको उसने हराया। हुणों का आक्रमण इसके समय पे हुआ, मध्य एशिया की खूंखार जनजाति होती थी। ठीक है, तो ये इसने उनको भी हराया। तो ये सारी चीजें हमें भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि इसका टाइम पीरियड भी कैसा था, काफी स्ट्रांग था। ठीक है, इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था उसका भी पुनरुत्थान इसने स्कंदगुप्त ने यहाँ पे किया था। अहोम अभिलेख से पता चलता है कि इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे शुक्रादित्य की उपाधि थी वो इसने धारण की थी। ठीक है, शुक्रादित्य की उपाधि। और जैनों के लिए, जैनों के जो 5 तीर्थंकर थे शुरुआती, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई थी। तो ये स्कंदगुप्त के कुछ कार्य थे। अब स्कंदगुप्त को पढ़ना भी क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर जिस जाति का हमारे भारत में आक्रमण हो रहा है वो जाति भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र को कैप्चर करने वाली है। जैसे मैं बात कर रहा हूं हूणों की, तो मध्य एशिया की ये जनजाति थी। ठीक है, खुशावना एक राजा थे जिनका नाम था खुशनबाज। तो खुशनबाज ने सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे भारत पर और जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र को इसने जीत लिया। फिर उसके बाद खुशनबाज का बेटा आता है तोरमार। तो तोरमार ने अपने पिता की तरह ही और अभियान को आगे बढ़ाया और चंद्रगिरी से लेकर और बड़े मध्य प्रदेश तक के हिस्सों पर उसने कब्जा कर लिया। तोरमार, फिर तोरमार के बाद उसका बेटा एक और आएगा जिसका नाम रहेगा मिहिरकुल। इसने मालवा तक के हिस्से को कैप्चर कर लिया। ये वही मिहिरकुल है कि जो कि मालवा तक के हिस्से और पूरे के पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लेगा। और यहां से गुप्तों का स्कंदगुप्त के बाद से पतन होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकती मिहिर गुप्त ने सब गुप्तों को हरा दिया। एक गुप्त थे जिनका नाम था नरसिंह गुप्त, परवर्ती गुप्त में उन्होंने इस राजा तोरमाण के बेटे मिहिरकुल को भी हराया था युद्ध में। तो इतना भी वीक नहीं हुए थे। बट हाँ, अब जब धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो रहा है तो एक राजा के पावरफुल होने से पूरा का पूरा साम्राज्य उसी तरह से नहीं आएगा ना, क्योंकि जो नरसिंह गुप्त था उसका शासनकाल बहुत कम था, इसको हरा दिया था होड़ों के राजा को। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो स्कंदगुप्त के बारे में मैंने आपको एक परिचयात्मक सबसे पहले तो विवरण दिया। अब इसके बाद इसकी उपलब्धियां, विजय की जानकारी और इनके बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्कंदगुप्त का एक परिचय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे लिखोगे कि कुमारगुप्त का बेटा हुआ करता था। ये पहली चीज 55 से लेके 455 से लेकर 467 तक इसने यहाँ पर रूल किया हुआ था और इसने पुष्यमित्रों को और हुणों को पराजित किया था। ये इसका एक परिचय हो गया। जानकारी के स्रोत कैसे पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख हो गया स्कंदगुप्त का, इसके साथ साथ भीतरी स्तंभ लेख हो गया, अहोम का स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो हमें स्कंदगुप्त के होने, इसके साम्राज्य विस्तार और इसके जीत विजयों के बारे में जानकारी हमें देते हैं। तो ये इसकी कुछ हमारी जानकारी के स्रोत हो गए। अब उपलब्धियों की बात करो तो इसके पिता की तरह इसने भी कुछ उपलब्धियां धारण की थी, जैसे कि देवराय, ठीक है, विक्रमादित्य, नक्रमादित्य। तो ऐसी कुछ उपाधियां थी जो स्कंदगुप्त ने धारण की थी। अब इसकी उपलब्धियों की बात करें तो जो इसने साम्राज्य विस्तार किया था ना, वही इसकी सारी की सारी उपलब्धियों में आएगी। जैसे कि इसने पुष्यमित्रों को हराया, ये वर्णन हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। इसने हुणों के आक्रमण को रोका और हुणों को हराया। ये हमें किससे पता चलता है? भीतरी स्तंभ, जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें इस बारे में पुष्टि होती है। इसके अलावा इसने नागवंश का भी बाद में विद्रोह हुआ। ठीक है, नागवंश का भी विद्रोह हुआ तो इसने नागवंशों को भी हराया। मालवा के ऊपर उस समय पर जो दूसरे विद्रोह हो रहे थे ना, जैसे कि गोविंद गुप्त और गोविंद गुप्त को इसने उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो इस तरह के कुछ काम यहाँ पर स्कंदगुप्त के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ काम थे स्कंदगुप्त के। अब स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त आते हैं उन सभी के गुप्त इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य को बचाकर रख सके। स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन से गुप्त आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको शायद ही किसी बुक में कभी इतना डिटेल से दे रखा होगा कि स्कंदगुप्त के बाद कितने गुप्त आए थे।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ है, आपको जो मिलना है यहाँ पे पूरी शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में। तो स्कंदगुप्त के बाद जिन गुप्तों का भारत में आगमन हुआ था, अगर आप चाहें तो उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन आए थे? तो स्कंदगुप्त के बाद आए थे पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय एक आए थे, जैसे ये इसी सीक्वेंस में ही आए थे। पुरुगुप्त आए थे, उसके बाद आए थे कुमारगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त हो गया, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये हो गए। फिर कुमारगुप्त द्वितीय, इसके बाद आए थे बुद्धगुप्त आए थे, है ना, बुद्धगुप्त हो गया, फिर इनका आगमन हुआ था। और बुद्धगुप्त के बाद फिर यहाँ पे नरसिंह गुप्त, जिन्होंने मिहिर कुल को हराया। बुद्धगुप्त के बाद आए थे नरसिंह गुप्त, ठीक है, बुद्धगुप्त हो गया, नरसिंह गुप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आए थे भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में फटाफट बताओ, क्यों जरूरी है भानुगुप्त को पढ़ना? भानुगुप्त को हम क्यों पढ़ते हैं? भानुगुप्त कमेंट करके बताइएगा, भानुगुप्त को क्यों पढ़ा जाता है, भानुगुप्त को पढ़ने के पीछे कारण क्या है। फिर भानुगुप्त आए, भानुगुप्त के बाद फिर कुछ और रूलर रहते हैं, जैसे वैन्यगुप्त हो गया, कुमारगुप्त तृतीय हो गया। फिर भानुगुप्त के बाद जो आए थे वो थे हमारे वैन्यगुप्त, ठीक है। फिर वैन्यगुप्त के बाद आए थे कुमारगुप्त तृतीय, फिर जो आगमन हुआ था वो हुआ था कुमारगुप्त तृतीय का। और फिर लास्ट जो रूलर आएगा कुमारगुप्त तृतीय के बाद, यहां से कहानी फिर हमारी पूरी खत्म हो जाती है, तो वो थे विष्णुगुप्त, ठीक है। ये आखिरी गुप्त शासक थे, फिर इसके बाद कब्जा हो जाएगा बाकी लोगों का, विष्णुगुप्त। अब फटाफट आपको इन सभी का एक इंट्रोडक्शन और एक जनरल सी आपको इनके बारे में चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुगुप्त के बारे में। तो डियर, कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे थे, तो इनका कोई यहाँ पर लड़का नहीं था, तो इस कारण से पुरुगुप्त यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, कुमारगुप्त के ही ये लड़के यहाँ पर होते हैं इनका। तो इसके बाद ये गद्दी पर बैठे, इनकी पत्नी चंद्रावती थी, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पर यही हुणों का आक्रमण हुआ था और हुणों ने उत्तर वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, इनके टाइम पीरियड पर ये होता है। फिर उसके बाद जब कुमारगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं, तो सारनाथ अभिलेख से हमें पता चलता है कि कुमारगुप्त द्वितीय भी गद्दी पर थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं बुद्धगुप्त। तो परवर्ती गुप्तों में सबसे महान शासक जो कहा जा सकता है वो बुद्धगुप्त को और नरसिंह गुप्त को कहते हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को काफी दान दिया था, ठीक है, और अपने टाइम पीरियड पर शिक्षा और साहित्य को संरक्षण प्रदान करके बढ़ाने की कोशिश की थी इन्होंने। यहाँ पर बुद्धगुप्त ने, नाम से ही दिख रहा है, जब बुद्ध नाम है तो संरक्षण तो देंगे ही देंगे। इसके बाद आते हैं नरसिंह गुप्त, जो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, होड़ों के जो उस समय पे राजा थे, तोरमन के बेटे मिहिर कुल को इन्होंने नरसिंह गुप्त ने पराजित यहाँ पे किया हुआ था। तो ये हो गया नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हो। भानुगुप्त के बारे में तो आप सभी जानते हो ना। तो भानुगुप्त के बारे में, ठीक है, लगभग 510 ईसवी के आसपास हुणों का आक्रमण हुआ, तो इन्होंने अपने सेनापति जिसका नाम था गोपराज, तो गोपराज को भेजा था उस आक्रमण को दबाने के लिए, और उस आक्रमण में इनके सेनापति गोपराज की मृत्यु हो जाती है। तो गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है वो सती कर लेती है। तो सती करने के जो अभिलेख थे वो हमारे भारत में, ठीक है, केवल एक ही जगह मिलते हैं, वो मिलते हैं एरण, एरण जो कि सागर के पास बना हुआ है। तो फिर भानुगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। फिर भानुगुप्त के बाद कुछ और आते हैं, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त। इन लोगों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है, पर आखिरी रूलर जो थे विष्णुगुप्त, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बताते हैं कि गुप्त साम्राज्य के ये अंतिम रूलर थे। नालंदा विश्वविद्यालय से इनकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और इनके दान देने के बाद भी यहाँ पर कही गई है। फिर गुप्तों का पतन हो जाता है, और जैसे गुप्तों का पतन होता है तो फिर दूसरे राजवंश निकल कर सामने आएंगे, जैसे थानेश्वर वगैरह में मैंने आपको बताया था ना, कल पुष्यभूति हो गए, ठीक है, गुजरात तरफ मौखरी वंश हो गया, साउथ में आप देखोगे तो वकाटक्स और पल्लव हो गए, ठीक है। तो ये कुछ वंश और जो थे क्षेत्रीय वंश, विष्णुगुप्त के जाने के बाद वो सारे के सारे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये थे पूरा एक गुप्त काल। अब गुप्त काल की कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, और धार्मिक पृष्ठभूमि पर हमें प्रकाश डालना है फटाफट। आइए, तो इस पीडीएफ के ऊपर भी नजर मारते जाइएगा डियर, जो आपको फाइनली यही मिलना है ना, प्लस ग्रुप पर ही मिलेगी डियर।
तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इनके काल के बारे में पढ़ा दिया था, इनका इतिहास बता दिया था, चंद्रगुप्त बता दिए थे, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा दिया था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इस पीडीएफ में जो छूटा होगा उसको पढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता चलूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ में मैंने जो आपको अभी नहीं पढ़ाया है वो क्या नहीं पढ़ाया है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो भाई सती प्रथा की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी गुप्तकालीन व्यवस्था में। तो भानुगुप्त के सेनापति का विवरण हमें मिलता है ना, गोपराज का, कि उसकी वाइफ ने सती किया था। तो सती प्रथा थी इस समय। कायस्थ जाति का उदय हुआ। कायस्थ जाति मतलब जो हथकरघा, क्योंकि इनके टाइम पीरियड पर आप देखोगे तो जो कहते हैं ना हैंडीक्राफ्ट वाला काम होता था वो सबसे ज्यादा होता था। तो जो उस समय पर जो क्राफ्टिंग के वर्क किया करते थे, चाहे लोहार हो, ठीक है, या सोनार हो, या कोई भी क्राफ्टमैन हो, ठीक है, उनका यहाँ पर उदय हुआ। क्योंकि इनके टाइम पीरियड पर काफी ज्यादा मंदिर बनना शुरू हुए थे। अब जब मंदिर बनेंगे तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कायस्थों की तो अधिकतर जरूरत पड़ेगी ना। तो इसी कारण से इनके टाइम पीरियड पर कायस्थों का उदय होना शुरू हो चुका था। तो ये इस समय की बात थी। दूसरा, देवदासी प्रथा का प्रचलन शुरू। अब जब इतने सारे मंदिर बने, ठीक है, भगवान आए, तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए, ठीक है, देवदासी बनाना शुरू हो गया। देवदासी का मतलब आप इस शब्द से ही समझ सकते हो कि देव मतलब होता है भगवान और दासी मतलब होता है एक स्लेव। तो भगवान की दासी, ठीक है, जिसको यहाँ पर देवदासी बोला जाता था। देवदासी का बेसिकली मतलब ये होता था, कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो जीवन पर्यंत शादी नहीं करती थी, ठीक है, और भगवान के लिए ही, ठीक है, खुद को समर्पित कर देती थी। तो भगवान के लिए तो मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर किसी एक मंदिर में जीवन जीती थी पूरा, ठीक है, उस मंदिर की देखभाल करना, भगवान की आरती करना, या जो भी उस मंदिर के पुजारी होते हैं उनकी सेवा करना उनका मुख्य रूप से कर्तव्य होता था। तो देवदासी प्रथा इस समय समाज में व्याप्त हो चुकी थी। समाज चारों वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ग मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण इस समय समाज में थे। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। अब भाई कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आ रहा है, ठीक है, उसके बाद दूसरे रूलर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पितृसत्तात्मक तो कहलाएगा कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, फिर कुमार गुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। तो ये क्या है, बेटे के बाद पिता के बाद बेटा गद्दी पर आया। तो पितृसत्तात्मक समाज था उस समय। दूसरा, आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। तो भाई उस समय पर लोग पढ़ने जाते थे, घर छोड़कर जाकर आपको वहां पर उपनयन संस्कार के बाद आपको पढ़ाई के लिए आश्रम में जाना पड़ता था, ठीक है। पर कुछ जगह ऐसा नहीं था, कुछ जगह यहाँ पर आश्रम वाले ही यहाँ पे राजमहल में आकर पढ़ाना शुरू करते थे। तो ये चीज थी यहाँ पर। स्त्री शिक्षा का औचित्य था। भाई जब स्वर्णकाल हम कह रहे हैं तो स्त्रियों की दशा उस समय कैसी होगी, अच्छी होगी ना। तो स्त्रियों की दशा उस समय क्या थी, अच्छी थी। अगर बुरी होती तो नहीं, पर हाँ एकदम से ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी थी। इसी समय पर आप देखोगे स्त्रियों की दशा में डिक्लाइन भी मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सती प्रथा हो गया, सती प्रथा के साथ साथ बाल विवाह हो गए, उनका प्रचलन इस टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा होना शुरू हो गया था, इन्हीं के बिल्कुल अंत समय तक, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा दोनों तरह की मिलेगी। जो उच्च वर्ण की स्त्रियां थी, ठीक है, वो उपनयन संस्कार के साथ साथ शिक्षा हो गया, शस्त्र विद्या होगा, उन सभी में पाठ करती थी। पर निम्न वर्ग में इस चीज का अभाव देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है 8 प्रकार के विवाह, बता ही चुका हूं। राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ठीक है, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, गंधर्व विवाह, है ना। तो ये कुछ उस समय के विवाह थे जो उस समय समाज में व्याप्त थे। तो ये थी पूरी एक उनकी सामाजिक व्यवस्था। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में गुप्त काल की। तो देखिए आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले देखिए डियर, आर्थिक व्यवस्था में कि नगर प्रधान एवं साहूकारों के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, नगर प्रधान एवं साहूकार। तो जो उस समय पर वैश्य हुआ करते थे, वैश्य का मतलब जो व्यापार संबंधित कार्य करते थे ना, उन्हीं लोगों को नगर प्रधान बनाया जाता था। आप तो इस चीज से अंदाजा लगाइए कि आज के टाइम पे जितने भी जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, या एमएलए या एमपी होते हैं, वो कौन होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं कि नहीं होते। और सबसे ज्यादा जो व्यापार कर रहे होते हैं वो वही होते हैं, ठीक है, कि व्यापार में उनके पास इतना सारा जब यहाँ पर पैसा आ चुका है तो अब क्या करना है, ठीक है, पॉलिटिक्स में आ जाओ, पावर में आ जाओ। ठीक है, तो ये आज के टाइम की जो परिस्थिति है ना, आपने देखा कभी कोई पॉलिटिशियन, 99% पॉलिटिशियंस के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, 99। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1% क्यों छोड़ा। 1% इसलिए छोड़ा क्योंकि 1% का सच सब जगह होता है। जैसे कि सांसद जो नॉर्थ ईस्ट से थे, सारंगी जी, आप सभी जानते हो ना सारंगी जी के लिए, ठीक है, संसद में वो चप्पल पहनकर शपथ लेने के लिए गए थे। वो भी लिबर्टी वाली जो चप्पल होती है ना, 50-60 रुपए की। उनका कुर्ता भी हल्का सा फटा हुआ था।
तो साधारण होने का आप समझ सकते हो कि कितने साधारण रहे होंगे सारंगी जी। तो 1% में उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये उस समय के नगर प्रधान ही, ठीक है, यहाँ क्या करते थे, पूरे के पूरे उस नगर का और साहूकार जो होते थे वो देखभाल करते थे। इस काल में सबसे ज्यादा सोने चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, सही है, सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करना। तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दोनों का प्रचलन इस काल में सबसे ज्यादा था। अब सोने का सिक्का का क्यों होगा, तो इसके पहले तो कुषाण काल था, कनिष्क के बारे में बताया था। तो उस टाइम पीरियड पर सोने के सिक्के का जो प्रचलन शुरू किया गया था ना, वो इस काल तक भी चलता हुआ आया था। तो ये गुप्तकालीन कुछ आर्थिक व्यवस्था थी। अब फटाफट बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो राजपद वंशानुगत था, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त। तो वंशानुगत था। राजभाषा संस्कृत थी। जब वेदों का उत्थान हो रहा है, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, दैट मीन्स की भाषा क्या होगी, अब संस्कृत भाषा होगी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का उत्थान होना यहाँ से शुरू हो गया था। सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। चाहे आपके किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन लेना हो, न्याय संबंधित हो, नियम बनाने संबंधित हो, या किसी के ऊपर युद्ध करना हो, इन सभी का जो प्रधान होता था और अंतिम निर्णय जो होता था वो किसका होता था, यहाँ पर राजा का होता था। हाँ, इसको असिस्ट करने के लिए इसकी मंत्री परिषद जरूर थी, पर अंतिम निर्णय जो होता था स्वयं का, वो सम्राट का होता था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक का मतलब कि राजा के द्वारा ही स्थापित की गई व्यवस्था ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो ये व्यवस्था उस समय मौजूद थी। साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उस पूरे साम्राज्य के ऊपर केंद्रीकरण शासन था, पर उसको शासन की दृष्टि से कुछ भागों में उसको विभाजित कर दिया गया था कि उसमें हम रूल बहुत अच्छे से कर सकें। तो इसको प्रांतों में, प्रांतों के बाद आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये उन कुछ भागों में ही बटे हुए थे। फिर शासन व्यवस्था पूर्णतः मौलिक नहीं थी। मौलिक का मतलब ये होता है कि कई जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहते हैं ना, मौलिक का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि कुछ जगह पर जो न्याय होता था, न्याय के साथ साथ जो क्रियाकलाप होते थे वो वर्ण व्यवस्था और वेदों के आधार पर भी किए जाते थे, ठीक है। तो कुछ जगह पर ऐसी मौलिक व्यवस्था के साक्ष्य हमारे लिए बेसिकली यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, ये चीज है, पर कुछ जगह होते भी हैं, ठीक है। ये था। फिर उसके बाद प्रशासन में सहायता के लिए मंत्री परिषद बता चुका हूं। पुलिस विभाग के अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। जब आगे आपको अधिकारी पढ़ाऊंगा ना तो पूरी लिस्ट दूंगा उसमें, तो उसमें ये मिल जाएगा दंड पाशिक क्या होता था, ठीक है, दुर्गपाल क्या होता था, सिताध्यक्ष क्या होता था। तो ये इस समय की एक राजनीतिक व्यवस्था थी। अब बात करें कला और साहित्य के बारे में। कला और साहित्य के कारण ही गुप्त काल को याद किया जाता है। इस समय जो मंदिर बनना शुरू हुए वो आज के टाइम भी जारी है। तो मंदिरों का निर्माण का जो शुरू हुआ, मथुरा कला, गांधार कला का जो सबसे ज्यादा उपयोग हुआ, वो केवल और केवल इसी टाइम पीरियड पर हुआ था। तो कला और साहित्य की दृष्टि से अगर हम गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहें तो कहना गलत नहीं होगा माय डियर, क्योंकि ये लिटरली उस काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जो मूर्तियां बनी है, जैसे कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, ठीक है, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी, पार्वती जी, इनका जो आगमन हुआ, ठीक है, वो इसी काल में हुआ था। इसके पहले तक त्रिदेव के साथ देवियां नहीं थी। इस काल में भगवान के साथ देवियों को भी लाया जाना शुरू हुआ। ओके, तो भगवान है फिर उनकी देवी भी है। तो ये चित्रकला और मूर्तियों की दृष्टि से काफी अच्छा काल था। फिर बौद्ध साहित्य की रचना। अब इस टाइम पीरियड पर आप देखोगे तो कुछ ऐसे परवर्ती गुप्त शासक थे जिन्होंने लास्ट में बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध साहित्य की रचना में आप देखोगे कि जैसे कि गांधार आर्ट की बात करो तो बुद्ध भगवान की जो मूर्तियां बनी जाती थी वो गांधार आर्ट कला में वो इसी टाइम पे बनी, ठीक है। 3 प्रकार की मूर्तियां बनाई गई थी बुद्ध भगवान की। एक तो खड़े आकार में मूर्तियां बनती हैं, दूसरी उनकी योगा करने में मूर्तियां बनती हैं, और तीसरी एक यौगिक पोस्चर में वो जमीन को या धरती को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मूर्तियां बनना इसी टाइम पीरियड पर शुरू हुई थी। फिर इसके बाद संस्कृत भाषा का प्रयोग बता चुका हूं। मंदिर का निर्माण जन्म इसी समय। कवियों का काल माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि जब मैंने आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, इन 9 रत्नों में छपड़क हो गए, अमरकोश हो गए, कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, ठीक है, भभूति हो गए। तो ये उस समय के कुछ ऐसे प्रख्यात और विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है, जनता को और इस काल को स्वर्ण काल बनाया। तो ये उस समय के कुछ कवि ऐसे थे, ठीक है, जो इस काल में हुआ करते थे। फिर राजकीय है ना प्रशस्तियों का उल्लेख। राजकीय प्रशस्तियों का उल्लेख से मतलब ये होता है कि जो पत्र व्यवहार होना,
ठीक है, जो अभिलेख यहाँ पे बनना वो यहाँ पर वर्णित होते थे। अब जैसे मुझे कैसे पता कि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया, फिर उसके बाद परवर्ती गुप्त यहाँ पर आए, तो राज की जो प्रशस्तियां होती थी उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, है ना, इनके साथ साथ इनकी वंशावली, इनके पत्र व्यवहार, इनका साम्राज्य विस्तार और इनके द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं वो सभी की चीजें हमें इनकी प्रशस्तियों के बारे में ही यहाँ पर पता चलता है। तो हर एक राजा के समय पर एक प्रशस्तियां यहाँ पर बनाई जाती थी जिसमें उसके काल का और उसके क्रियाकलापों का, ठीक है, संपूर्ण रूप से यहाँ पर वर्णन किया जाता था। तो ये उस समय का कार्य के बारे में लिखा है। फिर विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य का सृजन हुआ, मतलब सबसे ज्यादा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसको भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। आज के टाइम के मंदिर आप देखोगे, ठीक है, मंदिर क्या, मैं तो घरों की बात करता हूँ, आज के टाइम के घर देखोगे तो 20 साल या 50 साल बाद जर्जर होने लगते हैं। जर्जर मतलब कि गिरने वाले होने लगते हैं। आप तो मुझे बताओ, 10 अवतार का मंदिर अभी तक गिरने वाला हुआ क्या? या गुप्त काल में जो बने गए भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है, वो क्या अभी और जर्जर हुए क्या? जबकि आज की डेट से अगर आप अंदाजा लगाओगे उस चीज का, तो लगभग 1700 साल पहले बने थे। आज के घर 70 साल नहीं चलते, वो 1700 साल से चलते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज से सोच सकते हो आपकी विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई होगी। आज अगर भगवान की जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, तो मूर्तियों में भगवान के हाथ बना दिए जाते हैं। उस टाइम की जब आप भगवान की मूर्तियों देखोगे ना, तो हाथ तो ठीक है बनाएंगे ही बनाएंगे, हाथ के साथ साथ जो उनकी जो नसें दिखती है ना हाथ में, वेन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वेन्स हो गया, आर्टलरीज तो ज्यादा हो जाएगा, वेन्स जो दिखती है ना जो अपन को ऐसे ऊपर, वो तक वहां पर मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में बनी हुई दिखती थी। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हुआ करती होगी। ठीक है, किसी भी साइंस में बात करें, चाहे हम यहाँ पर अंतरिक्ष में या खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बात करें, ये सारी चीजें उस समय पर व्याप्त थी। तो ये उस समय की साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। रामायण महाभारत का अंतिम रूप तैयार किया गया। तो इस समय तक रामायण महाभारत में अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग श्लोक थे। जैसे कि महाभारत में बात करें तो शुरुआत में 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए और एट प्रेजेंट 24000 श्लोक है। रामायण में बात करोगे तो आज के टाइम पे आपको लगभग 1,00,000 के आसपास श्लोक और सूक्तियां मिल जाएंगी उसमें। तो जो पूरा संकलन था, ठीक है, वो इसी टाइम पीरियड पर हुआ, क्योंकि इस काल को हिंदू धर्म के उत्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये उस समय की कुछ सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां थी, ठीक है, गुप्त काल की। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब बात करते हैं मंदिर किस प्रकार के थे और मंदिर निर्माण की शैलियां। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तो इनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नागर शैली क्या होती है। तो देखिए, नागर शैली में वर्गाकार, है ना, गर्भगृह होता है। तो ये देखो आप, इस तरह से जो मंदिर होते हैं ना, ठीक है, इनमें जो गर्भगृह होता है वो एक वर्गाकार आकार का होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ पर जो उज्जैन के महादेव महाकाल जी का मंदिर है, अगर आपने अंदर जाके देखा होगा जहां पर उनकी शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है, तो वो वर्गाकार प्रकार से है, तो उसको बोला जाता था गर्भगृह। जो गर्भगृह का जो आकार था वो कैसा था, गर्भाकार था। चबूतरा युक्त मंदिर होते थे, ठीक है। तो कभी भी मंदिर में जो भगवान को स्थापित करा जाता था वो जमीन पे नहीं होते थे, ठीक है। आज भी हम भगवान की कहीं स्थापना करते हैं तो भगवान को स्थापना करने के पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, उसकी एक प्रॉपर हाइट दी जाती है, फिर चबूतरे के जहां पर हमें भगवान की स्थापना करनी है तो उस जगह की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान की मूर्ति के नीचे भी कुछ कुछ ऐसा पूजा अर्चना करके कुछ रखा जाता है, उसके बाद भगवान को स्थापित किया जाता है। तो चबूतरे युक्त मंदिर थे, डायरेक्ट जमीन पे तो नहीं रखते ना भगवान को। दूसरा, विशाल स्तंभ युक्त बरामदे। अब उस गर्भगृह के बाद बहुत बड़े बरामदे होते थे, बहुत बड़े बड़े बरामदे। तो अंदर गर्भगृह है, फिर ऐसे बड़े बड़े पोल्स लगाकर उस मंदिर को और गर्भगृह को ढक दिया जाता था कि जहां पर पूजा अर्चना पाठ करना है हर कोई गर्भगृह में नहीं जाता था, ठीक है। पुरोहित हो गए, उच्च वर्ग के लोग हो गए, उनको ही गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। कुछ मंदिरों में स्त्रियों को भी मना था कि आप गर्भगृह में नहीं जा सकती हैं। ओके, तो मंदिर के बाहर पूजा पाठ करना है, अर्चना करना है, धार्मिक अनुष्ठान करना है तो वो आप करोगे। तो आज के मंदिरों में भी आपने एक चीज देखी है, ठीक है, कि मंदिर जहाँ गर्भगृह होता है भगवान का, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक हॉल टाइप का बना दिया जाता है, यहाँ पर आप पूजा अर्चना बैठ के आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मंदिरों में समतल शिखर का प्रयोग, समतल शिखर का प्रयोग होता है बेसिकली यहाँ पर कि जो शिखर थे वो एकदम कॉनिकल शेप के नहीं हुआ करते थे, समतल शिखर होते थे, ठीक है। समतल शिखर मतलब कि दो तरह के शिखर होते हैं। एक शिखर होते हैं जो डायरेक्ट ऐसे बना दिए जाते हैं,
सीधा ऐसा पोल होता है, और एक शिखर होते हैं जिनको थोड़ा सा ऐसा शेप में ऐसा करके यहाँ पर बनाया जाता है, ये वाले। तो उस समय पर आप देखोगे अधिकतर कि समतल टाइप के भी शिखर मिलते हैं हमें, ठीक है, एकदम कॉनिकल शेप के शिखर नहीं होते थे। फिर प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना पशु पक्षियों की आकृति, उस समय कहा जाता था, ठीक है, और आज भी कहा जाता है कि अब तो प्रवेश द्वार पर हम द्वारपालों को बनाने लगे हैं। उस समय पर जितने भी जो प्रवेश द्वार होते थे ना, उन पे केवल और केवल गंगा यमुना माता की जो होती है ना, वो यहाँ पर बनाई जाती थी मूर्तियां, ठीक है, इनके बाहर ही रखा जाता था गुप्तोत्तर काल में। ओके, तो एक ये स्पेशल चीज थी गुप्त काल में, धार्मिक स्थिति में, कला और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज मिलेगी, है ना। जैसे आप एक बहुत प्रमुख मंदिर है 10 अवतार का मंदिर, आप सभी लोग जानते हो, वो इसी टाइम पीरियड का मंदिर है। उसके बारे में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी यहाँ पे। तो द्वारपाल नहीं होते थे, द्वारपाल की जगह गंगा यमुना जी की मूर्तियां यहाँ पर रखी जाती थी। ओके, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीजों में। तो उदाहरण के लिए देख लो, खजुराहो का मंदिर, जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, सूर्यसान मंदिर, ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो नागर शैली में मुख्य रूप से बनाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आती है द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली क्या थी, आइए, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर, तो सबसे पहले देख लो द्रविड़ शैली क्या थी। तो जो दक्षिण भारत में, ठीक है, जिस दक्षिण भारत में जिस प्रकार मंदिरों में बनाने में जिस प्रकार के, है ना, शैली का उपयोग किया गया, उसको हम द्रविड़ शैली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो रथ मंदिर टाइप के, अब मंदिरों में ऐसे रथ बना दिए जाते थे। आज के टाइम पे भी आपने देखा ना, महाबलीपुरम में भगवान निकलते हैं तो रथ बनाए जाते हैं, ठीक है, कितने सारे, लगभग 3 या 4 रथ चलते हैं। रथ को बिल्कुल जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके, आपने देखा उनकी बॉडी शॉडी, ठीक है, कितनी खतरनाक होती है, तो रथ को खींचने के लिए। तो आज के समय पे जो इन रथ मंदिरों का प्रयोग किया जाता है ना, वो उससे लगभग 1500 साल पहले से इन मंदिरों का प्रयोग किया जा रहा है। अब रथ वाले मंदिर क्यों चलते हैं यहाँ पर, इसका कारण ये है कि यहाँ पर भगवान को, ठीक है, पूरे के पूरे जो जिस साम्राज्य में, ठीक है, मानते थे लोग उनको घुमाया जाता था। उत्तर भारत में तो भगवान को मंदिर में स्थापित कर दिया, अब तो उस मूर्ति से कभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पर दक्षिण भारत में क्या होता था, यहाँ पर भगवान को पूरे के पूरे उस साम्राज्य में, उस क्षेत्र का भ्रमण करवाया जाता था, एक त्योहार होता था भ्रमण करवाने का, ठीक है, ये तो इसलिए रथ मंदिर यहाँ पे बनते थे। विशाल प्रांगण, सेम उत्तर भारत की तरह, ठीक है, मंडप का प्रयोग होता था। मंडप भी बेसिकली प्रांगण टाइप का ही होता था, जैसे ऊपर हम यहाँ पे हॉल बनाते हैं ना, यहाँ पर मंडप बोल दिया जाता था। मंडप बेसिकली सब भी दक्षिण भारत का है, ठीक है, तो वही सेमिनार हॉल टाइप के उनको मंदिर बोलते थे। फिर पिरामिड आमुनान छत, मतलब पिरामिड के जैसे मतलब एकदम से सीधे आपको नहीं मिलेंगे। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता ना, ऐसे, तो पिरामिड की तरह आपको क्या मिलेंगे, इनके स्तंभ मिलेंगे। जैसे ये मंदिर है, कुछ मंदिर को आप देखोगे तो पिरामिड की तरह ऐसा शेप होगा एकदम से, ये वाली चीज के आपको मिलेंगे। फिर विशाल प्रवेश द्वार, तो उत्तर भारत में मंदिरों का इतना बड़ा प्रवेश द्वार नहीं होता था जितना दक्षिण भारत में मिलता था। दक्षिण भारत में जब आप मंदिरों में प्रवेश करोगे ना, तो इतना बड़ा गेट देखकर ही आपको लगेगा बाप रे, अंदर मंदिर कितना अच्छा होगा। हमारे यहाँ के मंदिर के जो गेट होते थे ना, वो इतने बड़े नहीं थे। तो सबसे बड़ी खासियत क्या थी इनकी, कि विशाल गेट, फिर गोलाकार एवं वर्गाकार गर्भगृह। तो वर्गाकार तो ऊपर भी था, यहाँ के मंदिर में गोलाकार भी होता था गर्भगृह। दक्षिण भारत के अगर आप किसी बृहदेश्वर मंदिर या किसी दूसरे मंदिर में आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों में जो भगवान विष्णु, अधिकतर मंदिर विष्णु भगवान के मिलेंगे ना, तो उनका जो गर्भगृह है वो गोलाकार में मिला हुआ है, ठीक है। तो अब गोलाकार क्यों होता था, इनने इसलिए बोला क्योंकि गर्भगृह की जो संकल्पना है ना, वो कहाँ से निकल कर आई है, पेट से निकल कर आई है। तो लोगों का मानना ये था कि जो पेट होता है ना, ये भी गोल टाइप का होता है, तो भगवान का जो गर्भगृह है उसको भी गोल ही बनाया जाए। इसी कारण से ये लोग गर्भगृह को गोल बना के रखते थे। और द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों के उदाहरण देख लो, आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि राजराजेश्वरी का मंदिर, कैलाश मंदिर, कांची का मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये इसके उदाहरण है। और इसके बाद लास्ट आता है बेसर शैली। बेसर शैली क्या था, इन दोनों शैलियों का ही मिश्रण था, इन दोनों शैलियों का ही मिश्रण था, उसको बेसर शैली कहते थे। बेसर शैली मुख्य रूप से आप देखोगे तो जो विंध्य पर्वत है ना, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, ठीक है, बेसर शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया, थोड़ा सा झारखंड वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर बेसर शैली प्रवेश थी, ठीक है। आकार संरचना नागर शैली जैसी होती थी, कि जो मंदिर बनाए जाते थे आकार में वो सारे के सारे वैसे होंगे नागर शैली की तरह, पर गर्भगृह होगा, प्रांगण होगा, मंडप होगा, वो सारे द्रविड़ शैली की तरह होंगे, ठीक है। तो दोनों शैलियों को मिक्स करके जिन मंदिरों का निर्माण हुआ
वो क्या होती थी, आपकी बेसर शैली होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है धार्मिक व्यवस्था। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले धार्मिक व्यवस्था में मैंने ये चीजें पढ़ाया था। सूर्य की पूजा होती थी, ईश्वर की भक्ति, विष्णु पूजा प्रचलित थी, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ, वैष्णव धर्म, तो ये सारी चीजें थी। विज्ञान और तकनीकी में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी ज्यादा उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो चुकी थी। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगा लिया, शून्य की खोज, दशमलव की खोज हो गई, खगोल गणित को और खगोल विज्ञान को अलग अलग कर दिया गया, त्रिभुज का याद करना पड़ा, पाई की वैल्यू इस समय आ गई थी। तो ये कुछ कारण थे उस समय की विज्ञान और तकनीकी के। अब आता है लास्ट पॉइंट जो आपको पढ़ाना है, वो है गुप्त काल का पतन। तो भैया गुप्त काल का पतन क्यों हुआ, तो देख लीजिए, हूण आक्रमण। ठीक है, तो धीरे 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 जो हूण थे उनका भारत में आगमन होना शुरू हो गया। ठीक है, तोरमान हो गए, मिहिरकुल हो गए, खुरासान हो गए। तो ये कुछ उस समय के आक्रमणकारी थे जो भारत में आए, तो इनके कारण हमारे भारत में पतन होना शुरू हुआ गुप्तों का। दूसरा, बौद्ध धर्म का प्रचार। अब जो हूण आक्रमणकारी थे अधिकतर वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अधिकतर, जैसे कि तोरमान की बात कर लें, इसके पहले कुषाण की बात करें, तो फिर बौद्ध धर्म का प्रचार होना हमारे भारत में शुरू हो गया। अयोग उत्तराधिकारी, तो नरसिंह गुप्त के बाद कौन ऐसा आया जिसने इतने बड़ा क्षेत्र को जीता, भानुगुप्त आया, पर उसने अपने क्षेत्र की रक्षा बस की, साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया ना। नरसिंह वर्मन ने भी रक्षा की, साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया। तो इस कारण से अयोग उत्तराधिकारी, प्रशासनिक कमजोरियां, इतना ज्यादा दान देने लगे, ठीक है, इतने ज्यादा मंदिरों में पैसा खर्च कर दिया कि राजस्व नहीं बचा। जब राजस्व नहीं बचा तो सेना को पैसा क्या दोगे, तो कमजोरी हो गई। उच्च पदों का अनुवांशिक होना, अनुवांशिक होना मतलब कि जो उच्च पद थे एक समय तक तो वो प्रतिभा के दम पर दिए जाते थे कि जिसकी प्रतिभा है उसको, अब उसके बाद उसका बेटा भले ही कैसे नालायक हो या लग्जरियस लाइफ जी रहा हो तो उसको भी वो पद दे दिया जाता था। और नियम विचार का संगठनात्मक स्वरूप, नियम और विचारों का संगठनात्मक स्वरूप का मतलब ये था कि राजा को यहाँ पर स्वेच्छाकारी बना दिया गया। तो राजा जिस प्रकार के भी नियम बना रहा है अपनी स्वेच्छा से, भले ही चाहे उससे पतन क्यों ना हो रहा, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अब इसमें दो चार चीजें और हैं जो आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। देखिए, ये चीजें मैंने लिखा हुआ है, ये चीज मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। भारत समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना करने का तर्क, क्या क्या तर्क है, इसके वितर्क। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल पढ़ा चुका हूं कि पक्ष में तर्क क्या है, क्यों लोग कहते हैं यहाँ पे ठीक है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार और नेपोलियन का साम्राज्य विस्तार एक समान था। कुछ लोगों ने इसके वितर्क में भी बात कही हुई है, वितर्क भी मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, क्यों लोग नहीं कहते कि इसको नेपोलियन जैसा है, नेपोलियन ने तो आत्महत्या की थी, उसका साम्राज्य विस्तार कुछ समय के लिए था। ठीक है, समुद्रगुप्त का तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ विपक्ष के तर्क हैं। रामगुप्त के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, रामगुप्त ये वही है जिसने अपनी वाइफ ध्रुव देवी को, ठीक है, किन के लिए दे दिया था, रामगुप्त ने होड़ों के लिए। ठीक है, और होड़ों में बाद में चंद्रगुप्त ने जाके उनका क्या कर दिया था, होड़ कह रहा हूँ, शकों के लिए दे दिया था, और शकों का उन्मूलन कर दिया था ना बाद में जाके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है। और फिर शासन व्यवस्था जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो कितने भागों में इनको बांटा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको मिलेगा कि सम्राट क्या होता था, स्वेच्छाकारी होता था, मंत्री परिषद असिस्ट करने के लिए होती थी, सेना का स्वरूप कैसा था। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर जो एक्सप्लेन करा ना, डिस्कस किया, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप अंकुर दुबे अनअकैडमी पर कुछ पीडीएफ है वहां अवेलेबल करा हुआ है। बाकी पीडीएफ अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स वाली चाहिए है प्रिंट आउट फॉर्मेट में, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर ये सारी चीजें दी हुई हैं। मैंने स्लाइड को इसलिए इतने नीचे तक किया है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़ा सा है ना टेढ़े आने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज लिखी हुई है कि मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन की तुलना अगर की जाए तो किस प्रकार से इनकी तुलना की जाती है। तो एक साइड एक कॉलम में मौर्य प्रशासन है और एक कॉलम में आप देखोगे तो गुप्त प्रशासन है, तो इन दोनों का तुलनात्मक वर्णन भी आपको यहाँ पर है। तो लगभग 2 से 3 पेज में पूरा का पूरा आपको गुप्तकाल यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें कोशिश करूंगा मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करने की जब आपको पीडीएफ यहाँ पे दूंगा। ओके, तो ये रहा पूरा आज का आपका गुप्तकाल। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है, इनकी शिक्षा, साहित्य, हर और एक चीज दी है। सो डियर, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर मेरे कोड के थ्रू लेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं आपको अपने प्लस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, तो जिसका फायदा आपको मिलता रहेगा।
और अभी मैंने प्लस ग्रुप पर पीडीएफ अपलोड नहीं किया है, बट हाँ कुछ दिनों में मैं आपको पीडीएफ अपलोड करके ये वहीं पर ही दूंगा, ओके, विद क्वेश्चंस के साथ। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड लगाओ, अभी 52% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड पर। बट अगर आप कुछ दिन बाद सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है, तो ये कोड कुछ दिन बाद मतलब 1 अगस्त से लोगे, तो ये कोड आपको केवल 10% का डिस्काउंट देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी तरह से प्री मेंस कवर कराऊं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, तो डियर सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यू हैव टू रिमेंबर ओनली माय कोड, डेट इज ADYT। अभी आपकी 4 बजे क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री के, ठीक है, यूनिट 2 है ना मिडाइवल हिस्ट्री के लगभग लगभग 100 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। अभी है आपकी 4 बजे स्पेशल, तो अभी 3 क्लासेस आपकी और बची हैं, एक 4 बजे है, एक 7 बजे है, और एक रात को 10 बजे है। तो इन क्लासेस को भी आपको अटेंड करना है, और जब भी सब्सक्रिप्शन करो तो प्लीज मेरे कोड से करिएगा सब्सक्रिप्शन, ओके। तो ये रहा आपका पूरा एक गुप्तकाल वाला टॉपिक, क्लियर है? चले तो मिलते हैं हम 4 बजे वाली क्लास में, स्पेशल क्लास में, ओके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।